हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्य एकेडमी में। और मैं हाजिर हूं आपका दोस्त हिमांशु त्रिपाठी एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में आज हम हिंदी भाषा के इतिहास पढ़ेंगे। तो जो भी दोस्त हमारे यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एनवीएस, केबीएस या बीपीएससी 6 to 8 हो गया, या नाइन्थ टू 10th हो गया, या 11 से 12 वाली जो भी आप हिंदी जहाँ भी आती हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं और आपको पढ़ाई जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की इतिहास। फिर एक हमारा अगला वीडियो हिंदी भाषा का ही आपका 1 लाइनर क्वेश्चन पे आपका होगा। तो आपके लिए बड़ी मेहनत से आपके लिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो आपके लिए बनाई जा रही हो, तो हमारी मेहनत ना बेकार हो, इसके लिए अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का इतिहास। क्या है हिंदी भाषा का इतिहास? तो हिंदी पहले हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहा जाता है। विचार विनिमय क्या है? जब हम एक दूसरे से बात करते हैं और बात करने में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं तो बोलने में जिस चीज़ का प्रयोग होता है उसी को ही हम भाषा कहते हैं। और भाषा के दो रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? एक मौखिक भाषा होता है और एक हमारा लिखित भाषा होता है। एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा में ध्वनियों का व्यवहार होता है। किसका होता है? मौखिक भाषा में ध्वनियों का व्यवहार होता है। इसमें बोलकर विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। बोल करके विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। सुनना और बोलना मौखिक भाषा की प्रमुख क्रियात्मक इकाई है। मतलब अगर एक बोलेगा तो एक सुनेगा, और दूसरा जब बोलेगा तो उसके सामने वाला पहला सुनेगा। तो इस प्रकार जो है मौखिक भाषा की ये एक क्या है? क्रियात्मक इकाई है। मौखिक भाषा जो होती है वो शिक्षित और अशिक्षित दोनों की भाषा होती है। अगर कोई किसी को पढ़ना आता है वो भी बोल सकता है, और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, वो भी मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकता है। लेकिन लिखित भाषा जो है वो लिखित सामग्री है, और इसका उपयोग जो है केवल शिक्षित लोगों द्वारा ही किया जाता है। अगला है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। अब भाषा के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भाषा जो है सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, भाषा जो है किसी एक की संपत्ति नहीं। भाषा जो है सामाजिक संपत्ति, क्योंकि समाज के द्वारा ही भाषा की हमको प्राप्ति होती है। जिस समाज में हमारा जन्म होगा उसी समाज में उसी प्रकार की भाषा हम सीखेंगे। अगर हमारा भाषा, जैसे हम उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं तो हमारी भाषा जो है खड़ी बोली हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं का बालक इंग्लैंड में जन्म ले या अमेरिका में जन्म ले तो उसकी भाषा क्या हो जाएगी? उसकी भाषा जो हो जाएगी अंग्रेजी हो जाएगी। उससे ये नहीं है कि भाषा कोई एक स्थान वाली भाषा नहीं है कि भाषा जो है सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, कि जिस समाज में आपका जन्म होगा, जहाँ के लोगों के बीच में आपका जन्म होगा, वैसे ही आपकी भाषा हो जाएगी जहाँ पे आप रहते होंगे। तो क्या है? सामाजिक संपत्ति। दूसरा क्या है? भाषा जो है सतत, प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक है। क्या भाषा जो है सतत है, प्रवाहमान है, सहज और नैसर्गिक है। भाषा अर्जित संपत्ति है, क्योंकि हम अर्जन करते हैं। ठीक है, भाषा माता पिता से अर्जन करते हैं, अपने समाज से अर्जन करते हैं। ठीक है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। जैसे हम घर पे जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे भाषा सीखते रहे हैं। वो सुनते हैं या उनको बोला जाता है। कहते नहीं, जब घर का छोटा बच्चा होता है तो उसको बड़े लाड़ प्यार से बुलाते हैं, भाई बेटा पापा बोलो, मम्मी बोलो। तो इस प्रकार जब उसको बताया जाता है तो वो पापा बोलता है, मम्मी बोलता है, भैया बोलता है। तो अनुकरण के द्वारा जो है भाषा सीखी जाती है। ठीक है, भाषा परंपरानुसार वस्तु है, परंपरागत वस्तु है। ठीक है, अगला क्या है कि भाषा की संरचना पृथक होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, भाषा सतत परिवर्तनशील होती है, अतः इसका स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। भाई आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ की भाषा आप सीख लेंगे। ठीक है, आज यहाँ है तो यहाँ की कुछ लोग हैं कि जिनको
हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, फ्रेंच भी आती है, कुछ लोग हैं कि मराठी भी बोल लेते हैं, तमिल भी बोल लेते हैं। तो भाषा जो है परिवर्तनशील है, अलग मतलब बदलती रहती है। आप जिसकी भाषा चाहें, जहाँ जिस एरिया पे आप रहेंगे वहाँ की भाषा आप सीख जाएंगे। अगला क्या है कि भारतीय आर्य भाषा समूह को, अगला हमारा है भारतीय आर्य भाषा समूह को काल दृष्टि में निम्न वर्गों में बांटा गया है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यही है, प्राचीन भारतीय 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब इनके भी अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। जैसे प्राचीन आर्य भाषा आपका कब से कब तक है, तो प्राचीन आर्य भाषा आपका 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन आर्य भाषा है। प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका वैदिक संस्कृत हो जाता है और एक आपका लौकिक संस्कृत हो जाता है। वैदिक संस्कृत जो है आपका वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक होता है, और लौकिक संस्कृत जो होता है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अगला आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, जो आपका 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, और इसकी 3 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत। पाली जो है आपका 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक बोली जाती थी, प्राकृत आपका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक बोली जाती थी, और अपभ्रंश आपका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती थी। अब आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा आपकी 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक जो है आधुनिक आर्य भाषा को माना गया है। अब आपके प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन कौन से हैं? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में सबसे पहला आपका वैदिक संस्कृत आ जाता है। प्राचीन आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। किसमें? वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। और वैदिक साहित्य का सृजन जो है वैदिक संस्कृत में हुआ था। किसमें हुआ था? वैदिक संस्कृत में हुआ था। और वैदिक संस्कृत में जो है वैदिक छंदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत को हम क्या कहते हैं? तो वैदिक संस्कृत को हम वैदिक और छंदस आदि भी कहते हैं। और वैदिक साहित्य में 3 विभागों में वर्गित किया गया है। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, ये आपके वैदिक साहित्य हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत के साहित्य आपके 3 हैं, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद हो जाएंगे। दूसरा आपका लौकिक संस्कृत हो जाएगा। लौकिक संस्कृत जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसको पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया है। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है वो आपका लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, वह आपका लौकिक संस्कृत कहलाता है। ठीक है, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी किस में लिखा गया? लौकिक संस्कृत में लिखा गया। अगला आपका है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आपका पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हो जाएगा। तो पाली में आपका क्या है? पाली का अर्थ हो जाता है बुद्ध वचन। ठीक है, बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक के लिए ही प्रयुक्त है। पाली में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना है। किसकी रचना है? त्रिपिटक। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। प्रथम देश भाषा पाली है। पाली में त्रिपिटक साहित्य के अलावा और कौन से साहित्य हैं? तो पाली में जो है त्रिपिटक के अलावा अष्टकथा साहित्य, मिलिंद पन्नु, दीपवंश और महावंश आदि ग्रंथ भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन ग्रंथों में अनुशीलन से पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था, अपितु वर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों में भी पाली का क्या था? जो पाली भाषा थी उसका प्रचार था। ठीक है, अगला है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा जाता है। और प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित है, जो निम्न है। प्राकृत प्रचलित प्राचीनतम जन भाषा, नमी साधु से जिसका निर्वचन हुआ था, लिखा है प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, अर्थात प्राकृत के शब्द जिसका निर्माण है, इसका अर्थ पहले की बनी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत कहते हैं। प्राकृत का अर्थ क्या है? जो पहले की बनी हुई है। अगला है कि वरुरुचि ने प्राकृत अपनी ग्रंथ जो है उनकी प्राकृत की ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश में, उन्होंने प्राकृत भाषा को 4 भेद बताए हैं। कौन कौन से? एक महाराष्ट्री, दूसरा पैसाची, तीसरा मागधी और चौथा आपका सौसेनी हो जाएगा। अगला है कि हेमचंद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ
प्राकृत व्याकरण में हेमचंद की कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? प्राकृत व्याकरण हो जाएगी। प्राकृत भाषा में 3 भेदों की चर्चा की है। कौन सी? आरसी, आरसी मतलब अर्धमागधी, चुलिया, पैशाची और अपभ्रंश हो जाएगी। हेमचंद को, इसीलिए हेमचंद को क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। संस्कृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया था, ठीक है। और प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद को कहा जाता है। अगला है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश भाषा जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की कड़ी है। तो आपका सीधा क्वेश्चन बनेगा, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी क्या है? तो अपभ्रंश को माना जाता है। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। तो आपके 2 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा की कड़ी क्या है? तो आपका अपभ्रंश हो जाएगा। और अपभ्रंश की संधिकालीन भाषा किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहते हैं। अगला है अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग कहाँ पे मिलता है? तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रमाणिक प्रयोग जो है पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अगला है अपभ्रंश सबसे प्राचीन उदाहरण जो है, अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। इसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। क्या कहा गया? विभ्रष्ट कहा गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदयनाथ तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है, ठीक है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। कहाँ पे मिलता है अपभ्रंश का नाम? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसने अपने पिता गुरुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कवि हो जाएगा। डॉक्टर सुनीति कुमार ने क्या कहा? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति माना है। इनके अनुसार 6 से 11वीं सदी के प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप है। जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश और सौरसेनी प्राकृत के बाद सौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय प्राकृत के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश हो जाता है, ठीक है। अगला है अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहते हैं। अपभ्रंश को क्या कहते हैं? तो अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहते हैं। अपभ्रंश वियोगात्मकता हो रही, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग हुआ। अपभ्रंश में 2 वचन, 1 वचन और बहुवचन, 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परिवर्ती या परिवर्तित रूप है। अवहट्ट जो है अपभ्रंश का ही परिवर्ती या परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी किसे माना है? अपभ्रंश अवहट्ट को माना है। किसे माना है? अवहट्ट को माना है। अगला क्या है? अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया। कहाँ पे किया? वर्ण रत्नाकर में इसका प्रयोग किया। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? अपभ्रंश से। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर A.F.R. हॉर्नले ने 1880 ईस्वी में किया। किसने किया? हॉर्नले ने 1880 में किया। डॉक्टर हॉर्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 वर्गों में विभाजित किया। कहाँ पे किया? 4 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से वर्ग हैं? पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन में आपके पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी और उड़िया हो जाएंगे। पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और सिंधी पंजाबी हो जाएगी। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी हो जाएगी। और दक्षिणी गौड़ियन में आपकी मराठी हो जाएगी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूर्ण में प्रथम बार मिला। हिंदू शब्द फारसी भाषा का शब्द है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का रूपांतरण है, ठीक है। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया और सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। हिंद शब्द में विशेषार्थ प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदी शब्द बना,
इसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में कालुप्त हो जाने से हिंदू शब्द बना। और हिंदी शब्द की दृष्टि से विशेषता, जिसका मूल अर्थ क्या है, हिंदी जो है सबसे पहले क्या था, सिंधु, सिंधु से ये हिंदू बना, हिंदू से ये हिंद बना, हिंद या हिंदिक, और फिर जाके ये हिंदी बन गया। ठीक है। अगला है कि हिंदियों की बोली कौन कौन सी है। क्या है, हिंदियों की बोली। अगला आपका आ जाता है हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की बोलियाँ और उनकी उपभाषाएं और बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया गया है। कैसे, पहले आपका अपभ्रंश हो जाएगा, फिर उपभाषाएं हो जाएगी, फिर उसकी बोलियां हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे हमारी शौरसेनी अपभ्रंश है, तो शौरसेनी अपभ्रंश में हमारे 3 उपभाषाएं आ जाती हैं। कौन सी, शौरसेनी अपभ्रंश में 3 उपभाषाएं आती हैं, जिसमें आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियां आती हैं, कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये आपकी 6 आती हैं। इसमें से ऊपर की 3 जो है, कौन सी, कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी आकार बहुला होती हैं, और ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी उकार बहुला होती है। ठीक है। फिर आपकी राजस्थानी हिंदी आती है। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां होती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी होती हैं। और जयपुरी को हम डुडानी हिंदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डुडानी हिंदी भी हम बोलते हैं। अगली आपकी हो जाएगी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो होती है उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली होती है। अर्धमागधी, अर्धमागधी जो होती है, अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी, अर्धमागधी अपभ्रंश जो है पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। इसमें से आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको हम ट्रिक के द्वारा ABC से याद कर सकते हैं। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। आपकी ये अर्धमागधी में 3 बोलियाँ। और मागधी जो है बिहारी हिंदी है, इसमें में भी आपकी 3 भाषाएं हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये 3 भाषाएं आपकी इसमें मागधी हिंदी में होती हैं। अगला है आपका हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां और अन्य नाम उनकी उपबोलियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। जैसे हरियाणवी को का अन्य नाम क्या है, बांगुड़ी और देशवाली होता है। हरियाणवी जो है बांगड़ू और देशवाली। ब्रज भाषा को हम अंतर्वेदी के नाम से भी जानते हैं। बुंदेली को हम बुंदेलखंडी के नाम से जानते हैं। अवधी को हम कौशली और बैसवाड़ी के नाम से जानते हैं। और कौरवी को हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। इसमें आपका सबसे ज़्यादा ब्रजभाषा का पूछा जाता है कि ब्रजभाषा की अन्य नाम, अंतर्वेदी किस बोली का नाम है, तो अंतर्वेदी जो आपका ब्रजभाषा का नाम है। ठीक है। अगला आपका छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को हम खलटाही और लरिया भी कहते हैं। बघेली हिंदी आपकी रीवा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, तो रीवाई हो गया। डिंगल भाट भाषा हो गया। और पिंगल जो है आपकी नाग भाषा। और पिंगल जो है वो राजस्थान प्लस ब्रज, और डिंगल जो है राजस्थान वाले क्षेत्र में डिंगल बोली जाती है। ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित प्रमुख बोलियाँ ये आपके उनके क्षेत्र हो गए। जैसे आपका ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव और करौली में बोली जाती है। बुंदेली जो है आपका उत्तर प्रदेश की झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर में, मध्य प्रदेश के आपके सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद में बोली जाती है। कन्नौजी आपकी इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, जोधपुर, अजमेर और किशनगढ़ में बोली जाती है। मारवाड़ी जो है जैसलमेर में बोली जाती है। कुमाऊनी आपकी नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। और गढ़वाली आपकी टिकरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी में बोली जाती है। मालवी जो है उज्जैन, रतलाम, इंदौर और देवास में बोली जाती है। ठीक है। और भी आपकी ये मेन है आपकी बोलियां। और अब लास्ट आपका हो जाएगा, अब अगला वीडियो हमारा इसी का हिंदी भाषा का जो है ऑब्जेक्ट वन लाइनर फॉर्म में आपका होगा। देख लीजिए, आपके लिए वन लाइनर फॉर्म पे भी क्वेश्चन इन्हीं का बनाया गया है। तो अगला वीडियो हमारा वन लाइनर पे होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो देरी मत करिए,
अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना प्यार ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दीजिए कि अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।